नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उससे कम पैसों में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी तो उससे कम में खरीदा गया, 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख, कुछ भी, इसको बोला जाता है कि प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू रजिस्ट्री कराई गई है। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू रजिस्ट्री कराता है तो कानूनी रूप से वहां पर क्या होगा? क्या वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा, या फिर उस पर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, या फिर उसको जेल हो सकती है, या फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको वापस दे दी जाएगी? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि अंडर वैल्यू रजिस्ट्री पर कानून कहता क्या है, क्या इससे सेल डीड अमान्य हो जाती है, और इससे जुड़ी हुई जजमेंट जो है वो क्या कहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताने वाला हूं। आज की वीडियो बड़ी ध्यान से आप लोगों को अब देखनी होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं। आप लोगों को लगता होगा कि आपके दीपक सर इतनी सारी जजमेंट्स लाते कहां से? कैसे मुझे हर एक नई जजमेंट के बारे में पता होता है? तो मैं आपको इसका राज बताने वाला हूं। देखिए, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक जजमेंट, जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, गूगल पर नहीं मिलेगी, वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाती है और उसके साथ उस जजमेंट की कॉपी दी जाती है, जिसके तहत आप घर बैठे रोजाना जितनी भी सुप्रीम कोर्ट रोजाना तौर पर जजमेंट पास करता है उनको आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, साथ में बिल्कुल मुफ्त में जजमेंट कॉपी भी पा सकते हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, मात्र 1000 रुपए जो पूरे साल के आपको देने हैं। इसके बाद जितनी भी रोजाना जजमेंट आती हैं बिल्कुल मुफ्त में उनकी कॉपी और एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। और हां, ये जो 1000 रुपए हैं शुरू के 100 मेंबर्स के लिए सिर्फ, इसके बाद इस प्राइस को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। तो अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कनेक्ट करके आप तुरंत जाकर 100 मेंबर में से खुद को एक बनाकर मात्र 1000 रुपए में इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अंडर वैल्यू रजिस्ट्री के बारे में। जब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 को देखें तो वो बताता है कि आखिरकार कानून की नजर में वैलिड सेल कहेंगे किसको। तो वो बताता है कि अगर 100 रुपए या उससे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके अंदर कोई राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, सरल भाषा में बोले तो हमेशा उसको रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से बेचा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बदले में कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब कि बदले में पैसों का लेन देन करना अनिवार्य है। और अगर पैसों का लेन देन नहीं हुआ तो कानूनी रूप से उस सेल डीड को अवैध माना जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी खरीद बिक्री में अगर पैसों का लेन देन नहीं हुआ, यह बात साबित हो जाती है, तो उस सेल डीड को कानूनी रूप से अवैध ठहरा दिया जाता है। ना, यहां पर यह बात तो समझ में आ गई कि पैसों का लेन देन करना अनिवार्य है। पर कई बार देखने को मिलता है कि जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, देखिए 2 तरीके की वैल्यू होती है। एक होता है सरकारी रेट, जिसको सर्कल रेट बोला जाता है। दूसरी होती है मार्केट वैल्यू, यानी कि जो आसपास के जमीनों के भाव है, जितने में जमीनें बिक रही है। सर्कल रेट अक्सर कम होता है, मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। और कागजों में
गवर्नमेंट में टैक्स के दौरान यह सर्कल रेट ही गिना जाता है, सरकारी रेट ही गिना जाता है ना। कई बार देखने को मिलता है कि जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो ये जो सर्कल रेट है, सरकारी रेट है, इससे भी कम पैसों में खरीद ली गई है। यानी कि अगर सर्कल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी तो उसको मात्र 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख में खरीदा गया। तो अब क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोला जाएगा? क्या यहां से सेल डीड अमान्य हो जाएगी या फिर यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए आपको हमारा इंडियन स्टैंप एक्ट जानना अनिवार्य है, क्योंकि वो सभी जानकारी देता है कि स्टैंप ड्यूटी कब किस प्रकार से दी जाती है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं कुछ कानूनी प्रावधान आपको समझाऊं ताकि आपको A to Z सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आज की वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए इंडियन स्टैंप एक्ट का अगर आप सेक्शन 47 क्लोज ए देखें, उसके अंदर कई सारे राज्यों ने ऑलरेडी संशोधन कर रखा है अपने अपने राज्य के हिसाब से। पर ये यहां पर जो कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी जो होते हैं, उनको ये पावर भी देता है सेक्शन 47 ए कि अगर एक प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड की है वो अंडर वैल्यू है, मतलब वैल्यू से कम है, तो वो कलेक्टर वहां पर उसको कंसीडर कर सकता है कि ये अंडर वैल्यू है और उसके बाद उस पर पेनल्टी लगाकर जितनी टैक्स चुराया गया था वो रिकवर कर सकता है। यानी कि हमारा जो स्टैंप एक्ट है उसका सेक्शन 47 क्लोज है देखे तो वो कहता है कि देखो, अगर आपने स्टैंप ड्यूटी की चोरी की है, कम वैल्यू में रजिस्ट्री कराई है और ये चीज कलेक्टर की नॉलेज में आ गई या रजिस्ट्रार को पता लग गया तो वो कलेक्टर को रेफर कर देगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ में क्या होगा दोस्तों, जितना आपने स्टैंप ड्यूटी चुराई थी वो वहां पर देनी पड़ेगी। अब हर राज्य अपने स्टैंप एक्ट में संशोधन कर चुका है, उसी के तहत तय किया जाता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा। पर स्टैंप एक्ट के अलावा दूसरा एक्ट आता है इनकम टैक्स, जहां पर अगर इस प्रकार से कम वैल्यू की रजिस्ट्री हुई है तो इनकम टैक्स की चोरी भी मानी जाती है। एक बार इससे जुड़े कानूनी प्रावधान मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर अगर आप इनकम टैक्स 1961 का सेक्शन 50 क्लोज सी देखें तो यह बोलता है, जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है उसके अंदर जो सेल कंसीडरेशन था, अगर वो सरकारी रेट, सर्कल रेट, स्टैंप वैल्यू रेट से कम है तो यही माना जाएगा हमेशा कि आपने पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू से ही उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। और जो स्टैंप ड्यूटी है आपको अक्सर पूरी देनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस कानूनी प्रावधान में यह बताया गया है कि कोई मतलब नहीं है, हम तो यह मानेंगे आपने जो सरकारी रेट है उसी में जमीन खरीदी है और उसी के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स आपसे लिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर बात करें कैपिटल गेन टैक्स की, तो इसके ऊपर भी कानूनी प्रावधान है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, सेक्शन 53 क्लोज टू सब क्लोज एक्ट कहता है, अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में, तो वहां पर जो डिफरेंस है, मान लेते हैं 1 करोड़ की थी और 70 लाख में आपने खरीदी, तो 30 लाख का डिफरेंस आ गया। अगर यह डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो यह माना जाएगा कि जितना डिफरेंस आ रहा है, जैसे प्रेजेंट एग्जांपल में 30 लाख का डिफरेंस था, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल गेन अलग से देना पड़ेगा। इस कानूनी प्रावधान से यह माना जाएगा कि आपने 30 लाख का मुनाफा कमाया है किसी दूसरे तरीके से और उस मुनाफे के अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते अंडर वैल्यू रजिस्ट्री दिखाकर। इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान ये कहते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन समझ में आ गए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन समझ में आ गए, इसके अलावा हमारे स्टैंप एक्ट के प्रोविजन समझ में आ गए। अब सरल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं, कम वैल्यू में रजिस्ट्री कराते हैं, जैसे इसकी जानकारी होती है उस चीज को कलेक्टर के सामने ट्रांसफर किया जाता है। कलेक्टर आपके डॉक्यूमेंट में जितनी स्टैंप ड्यूटी बनती थी वो कैलकुलेट करके पहले पता कराता है, उसके बाद आपसे सारी स्टैंप ड्यूटी वापस ली जाती है और उसके ऊपर पेनल्टी यानी कि आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है। इस प्रकार से भारी भरकम पेनल्टी और स्टैंप ड्यूटी आपसे रिकवर की जाती है ना। दोस्तों, यहां पर मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि वो सेल डीड अमान्य हो जाएगी। जी हां, सेल डीड ऐसी कंडीशन में अवैध यानी कि अमान्य नहीं होती, क्योंकि प्रावधान के तहत अगर प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ा बहुत भी लेन देन हुआ हो तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है और बचा हुआ पैसा रिकवर करने के लिए पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो सूट फॉर रिकवरी डाल सकता है
और अपना बचा हुआ पैसा रिकवर कर सकता है। पर अंडर वैल्यू रजिस्ट्री दिखाकर किसी सेल डीड को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। यह चीज आप लोगों को यहां पर पता होनी जरूरी है। हां, पर अगर वो सेल डीड धोखाधड़ी से हुई है, चीटिंग हुई है, तो वो ग्राउंड बिल्कुल वैलिड बनता है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना अनिवार्य है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात बताता है। वो ग्राउंड अगर वहां पर मौजूद है, उसके चलते धोखाधड़ी करके आपको बेहद कम पैसा दिया, तो वो ग्राउंड बन सकता है, और उस ग्राउंड को दिखाकर आप फ्रॉड कंसीडर कराते हुए उस सेल डीड को अमान्य ठहरा सकते हैं। पर केवल इतना बोल देना कि प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है, स्टैम्प ड्यूटी चुराई है, सेल डीड को कैंसिल कराने का कारण नहीं हो सकता। नाउ अब हम कुछ बड़ी जजमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं जो अंडर वैल्यू रजिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, आपको मैं कुछ जजमेंट क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर एक केस लो है, चीफ रिवेन्यू कंट्रोलिंग ऑफिसर वर्सेस पी बाबू, 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा, यह जजमेंट मैंने अपने चैनल पर शेयर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी रजिस्ट्रार अधिकारी अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेक्शन 47 क्लोज ए स्टैम्प एक्ट का यूज करके रेफर करना चाहता है, यह बोलते हुए कि यहां पर प्रॉपर वैल्यू रजिस्ट्री नहीं है, तो वो आम तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास एक प्रॉपर वैलिड रीजन होना चाहिए। केवल मैकेनिकली तरीके से, रूटीन तरीके से आप बिना इंक्वायरी करे इस प्रकार से किसी भी रजिस्ट्री को कलेक्टर के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते कि देखो मुझे लगता है ये अंडर वैल्यू है, आप इस पे जांच करो। ऐसा करना अलाउड नहीं होगा। प्रॉपर रीजन होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास, तभी वो उसको कलेक्टर के पास भेज सकता है। वरना हर रजिस्ट्री को अगर ऐसे भेजा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम बनकर रह जाएगा। लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी थी रजिस्ट्रार ऑफिसर को। इससे जुड़ी हुई एक और जजमेंट है, उस पर भी ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आप, केस टाइटल है एमएस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, 2009 की इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह केस है। यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही क्लैरिफाई किया था कि जो रजिस्ट्रार अथॉरिटी है पहले रजिस्टर्ड करे डॉक्यूमेंट को, और रजिस्टर करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये तो अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है, केवल तभी उसको कलेक्टर के पास रेफर करे, ताकि जितनी स्टैंप ड्यूटी वगैरह चुराई गई हैं उन पर पेनल्टी लगा के वो सारी स्टैंप ड्यूटी रिकवर की जा सके। पर कहीं भी यह बात नहीं बोली जा रही कि सेल डीड मत करो, रजिस्ट्रार ऑफिसर मना कर देगा करने से, या बाद में डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो यहां पर आपको पता लग ही गया कि अंडर वैल्यू रजिस्ट्री होने से सेल डीड अमान्य नहीं होती। प्रावधानों में ऐसी कोई बात नहीं बोली गई। अंडर वैल्यू रजिस्ट्री है, बचा हुआ पैसा आप रिकवर कर सकते हैं, और जो टैक्स चुराया गया है उसके लिए यहां पर पेनल्टी लगाकर गवर्नमेंट टैक्स की रिकवरी कर लेगी। अगर आप इन जजमेंट की कॉपी हमसे पाना चाहते हैं, आपके केस से रिलेटेड है, आपके फायदे में आ सकती है, तो आप अभी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वहां पर ये सारी जजमेंट बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों को मिलती है। क्योंकि 2025 की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट ऑलरेडी वहां पर शेयर की गई है। आप रोजाना घर बैठे हर लेटेस्ट जजमेंट मुफ्त में पा सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। मात्र 1000 रुपए देने हैं 1 साल की ज्वाइनिंग फीस के लिए, और यह भी शुरू के 100 मेंबर के लिए लागू है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।